हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के बारे में। इसको इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट 2010। तो मध्य प्रदेश राज्य देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने नागरिकों को ये अधिकार दिया है कानूनी तौर पर कि कोई भी सर्विसेज जो सरकार के किसी भी मंत्रालय या डिपार्टमेंट के द्वारा दी जाती है, आपको एक निश्चित टाइम फ्रेम में उसको प्राप्त करने का अधिकार है। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। इस सीरीज में मैंने आपको बहुत सारे अधिनियम पढ़ाए हैं और इस सीरीज का ये अंतिम एक्ट है जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम। इसके पहले हमने करप्शन आईटी एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, आरटीआई एक्ट, एससी एसटी एक्ट और घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010। तो सबसे पहले देखें, आपकी मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं 2019 के सिलेबस में। तो ये फीदा मेंस में दिया हुआ है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि जो 2020 के एस्पिरेंट हैं वो उनको भी एक्ट पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये एमपी जीके का पार्ट इसको माना जाएगा। और मध्य प्रदेश में प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन इन एमपी आप पढ़ते हैं तो उसका एक इम्पॉर्टेंट भाग माना जाएगा, क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली मध्य प्रदेश ने सबसे आगे आकर ये एक्ट को पास कराया था। उसके बाद में आज लगभग 15 से 20 राज्य ऐसे हैं जहां पर ये अधिनियम उन्होंने बाद में पास किया है, इसलिए मध्य प्रदेश के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मध्य प्रदेश को ऐसा करने के लिए यूनाइटेड नेशंस तक से बहुत एक अवार्ड मिल चुका है और पूरे दुनिया में जो है मध्य प्रदेश के इस इनिशिएटिव को एडमायर किया गया है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2016 में क्वेश्चन मेंस में पूछा गया था कि सेवा प्राप्ति संबंध अधिकार क्या है, और इस संदर्भ में इसकी कार्य प्रणाली पर एक शॉर्ट नोट निकला था और ये क्वेश्चन 100 वर्ड में आया हुआ था। इसके बाद 2015 में भी ये क्वेश्चन आ चुका था कि किस अधिनियम के अंतर्गत मध्य प्रदेश द्वारा लोक सेवा की गारंटी दी गई है, उसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। और ये क्वेश्चन जो है ये पूछा जा सकता है आपसे कि अपील से संबंधित क्या अधिकार होते हैं जो मध्य प्रदेश के नागरिकों को इस अधिनियम के द्वारा दिए गए हैं। तो इसलिए आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं और ये क्वेश्चन आपको एमपी जीके एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत काम करेगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इस अधिनियम में कैसे क्या बात की गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि अधिनियम को 2010 में पारित किया गया था। तो 15 अगस्त को जो है जब इसके बारे में पहले मुख्यमंत्री ने बात की थी और 17 अगस्त को जो है गवर्नर ने साइन करके 2010 को इसको अप्रूव कर दिया गया और बाद में 18 अगस्त को ये जो है गजेटेड में पब्लिश कर दिया गया। तो ऑफिशियल डेट मानी जाएगी 17 अगस्त 2010, जिस डेट को गवर्नर ने साइन कर दिया। ठीक है ना। तो ये एक राज्य द्वारा पारित एक विधेयक है। इसमें क्या कहा गया है कि लोक सेवक जो भी हैं उनको एक निश्चित सीमा के अंतर्गत अपना कार्य पूरा करना होगा। इसके तौर पर उनकी क्या है, उनकी जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी तय कर दी गई है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर जुर्माना लगा दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है या आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है और आप डिपार्टमेंट आप जाते हैं अपने नगर पालिका में कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, तो सरकार ने पहले ही वो डेज फिक्स कर रखे हैं कि किसी भी व्यक्ति को कितने दिनों के अंतर्गत ये सर्टिफिकेट देना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं कि अगर 10 दिन सरकार ने ये बता रखा है कि 10 दिन के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को कास्ट सर्टिफिकेट दे देना होगा उसके अप्लाई करने की डेट से। तो इस 10 दिन के अंतर्गत अगर आप एक नागरिक हैं और आप इस अधिनियम के अंतर्गत आपको अधिकार प्राप्त है कि 10 दिन के अंतर्गत आपको वो सुविधा मिलनी चाहिए, वो सेवा मिलनी चाहिए। और अगर 10 दिन के अंदर आपको कास्ट सर्टिफिकेट बन के नहीं मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं और इस केस में जो सर्टिफिकेट देने वाला व्यक्ति है उस पर जुर्माना या पेनल्टी के प्रावधान किए गए हैं। इंग्लिश में भी हमने ये बताया है कि इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक्ट इन दिस गारंटिंग द डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज टू सिटीजन इन अ स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम। एक निश्चित समय में जो है आपको सर्विसेज दी जाएंगी। मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य होगा और ये 17 अगस्त 2010 को लागू किया गया था। और इसमें आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है कि एक समय सीमा के अंतर्गत सेवाएं देने की गारंटी सरकार के द्वारा दी गई है। ठीक है। तो अब वो कौन कौन सी सेवाएं, तो आपको पता है बहुत सारे मंत्रालय हैं, बहुत सारे विभाग हैं, डिपार्टमेंट हैं और बहुत सारी सेवाएं इसके अंतर्गत आती हैं। फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैंने बताया हुआ है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, तो आपका नया घर बना है, आपको कनेक्शन लेना है, तो नया कनेक्शन लेने संबंधित सर्विसेज हैं। अगर मीटर गड़बड़ है तो उससे संबंधित खराबी है तो उससे संबंधित सरकार द्वारा बार बार जो है ये डेज के लिए अमेंडमेंट कर दिए जाते हैं कि सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर 7 दिन सरकार ने बोला हुआ है कि आपके अप्लाई करने 7
7 दिन के अंतर्गत आपको नया कनेक्शन मीटर का दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उन पर पेनाल्टी लगेगी। जैसे श्रम विभाग में प्रसूति सहायता है, ठीक है ना, मैटरनल बेनिफिट की कोई स्कीम चल रही है और किसी महिला ने रजिस्ट्रेशन करवाया है कि जन्म के बाद उसको कुछ पैसे मिलने चाहिए, तो एक निश्चित दिनों के अंतर्गत उसको वो देनी पड़ेगी। जैसे नगरीय प्रशासन है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर जल का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन लगवाना है आपको घर में। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है तो आपको अपना रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बनवाना है, डेथ या बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है या मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना है। न्याय विभाग के अंदर पेंशन की सुविधाएं लेनी है ना, या फूड और सिटीजन जो आपूर्ति विभाग है उसके अंदर बीपीएल या एपीएल कार्ड बनवाने हैं। तो इन सब के लिए सरकार ने जो है डेज फिक्स कर रखी हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम में मैंने बताया है कि ये 52 सेवाएं पहले दी गई थी, अभी तो सेवाएं बढ़ के बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो इसमें ये कहा गया था कि आपकी अप्लाई करने की डेट से 3 दिनों के अंतर्गत आपको इनकम सर्टिफिकेट सरकार के द्वारा दिया जाएगा। विकलांगता का सर्टिफिकेट 15 दिनों में दिया जाएगा। ऐसे आप देख सकते हैं सारे के सारे जो हैं ड्राइविंग लाइसेंस जो है 10 दिनों के अंतर्गत आपको बन के दिया जाएगा। बीपीएल में आपको नाम जोड़ना है 30 दिनों के अंतर्गत दिया जाएगा। लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत लाभ लेना है 30 दिन के अंतर्गत जो है, और लगभग 80 लाख लोगों ने जो है इसका लाभ ले चुका है। ये 2016-17 का डेटा है। तो अब जाके सेवाएं और ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि कौन कौन सी सेवाओं का लाभ आप सरकारी विभाग या डिपार्टमेंट के द्वारा ले सकते हैं। तो ये अधिनियम है और इस अधिनियम के अंतर्गत कुल 11 धाराएं हैं। कुल कितनी धाराएं हैं? 11 धाराएं हैं। यहाँ पर मैंने हिंदी में और अगली स्लाइड में इंग्लिश में आपको समझाया हुआ है, इसलिए पहले हिंदी में समझ लो फिर इंग्लिश में समझ लो। इस अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? कुल 11 धाराएं। सारी की सारी आपको याद नहीं रखनी, मैं बता दूंगा आपको कौन कौन सी याद रखनी है। तो 11 धाराएं। तो पहली धारा में संक्षिप्त नाम और विस्तार बताया हुआ है। तो विस्तार यहाँ पर क्या हो जाएगा? MP हो जाएगा इसका, ठीक है ना। संक्षिप्त नाम इसका आपका हो गया लोक सेवा गारंटी प्रदान करने वाला अधिनियम 2010 और प्रारंभ हो गया आपका 17 अगस्त 2010 को इसका माना जाएगा। परिभाषा में बताई हुई है, परिभाषाएं आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्री में नहीं है, मेंस के हिसाब से आपको लिखना है। सेक्शन 3 में बताया गया उन सारी सर्विसेज के बारे में और वो टाइम पीरियड के बारे में जिसमें आपको कौन कौन सी सेव सर्विसेज किस टाइम पीरियड के अंतर्गत देनी पड़ेगी, वो सेक्शन 3 के अंतर्गत बताया हुआ है। सेक्शन 4 के अंतर्गत बताया गया है कि एक निश्चित की गई समय सीमा के अंतर्गत आपको सेवा प्राप्त करने का अधिकार है। तो आपसे पूछा जाएगी, आपको आप किसी डिपार्टमेंट में कोई सर्विसेज के लिए बोलते हैं और आप बोलते हैं मुझे 7 दिन के अंतर्गत मिलना चाहिए, और सामने वाला पूछे कि आपको ये अधिकार कहाँ से, तो आप बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश के लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 4 के अंतर्गत मुझे अधिकार प्राप्त है कि मुझे ये सेवा 1 हफ्ते के अंतर्गत मिलनी चाहिए और जो भी समय सीमा दी हुई है उसके अंतर्गत मिलना चाहिए। ये धारा 4 में बताया गया है। धारा 5 में बताया गया है वो टाइम पीरियड के बारे में वो सहायता दी जाएगी। तो सेक्शन 4 के अंतर्गत आप डिमांड करेंगे और सेक्शन 5 के अंतर्गत आपको वो सर्विस दी जाएगी, ठीक है ना, सेवा प्रदान की जाएगी। अगर नहीं प्रदान की जाती है तो सेक्शन 6 के अंतर्गत आप अपील करेंगे और उनकी गलती पाई जाएगी तो सेक्शन 7 के अंतर्गत शास्ति या पेनाल्टी उन पर लगा दिया जाएगा। और सेक्शन 8 के अंतर्गत क्या क्या रहेगा? पुनरीक्षण या रिवीजन किया जाएगा अगर पेनाल्टी गलत लग गई है तो। इतनी धाराएं आपको जो है 3, 4, 5, 6, 7 और 8 आपको जनरली आपको याद हो जाएंगी। इतना ही आपको याद रखना है। धारा 10 के अंतर्गत राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति दी गई है, क्योंकि सरकार ने जब ये एक्ट लाया था उसके बाद में सरकार ने नियम भी लेके आए थे इन एक्ट के प्रावधानों को आसान बनाने के लिए। तो आपको पूछा जाए कि सरकार को नियम बनाने की शक्ति कैसे प्राप्त है, तो इस अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत राज्य सरकारों को अधिकार प्राप्त है कि इस अधिनियम में कुछ भी परिवर्तन कर सकती है, नियम बनाने की शक्ति भी उसको ही प्राप्त है। यही बात हम इंग्लिश में भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर बताया हुआ है सेक्शन 3 में बताया हुआ है नोटिफिकेशन ऑफ सर्विसेज के बारे में बताया जाएगा कौन कौन सी सर्विसेज होंगी और वो टाइम फ्रेम के बारे में बताया जाएगा जिस टाइम फ्रेम के अंतर्गत वो सर्विसेज दी जाएंगी। और राइट 4 के अंतर्गत आपको राइट टू ऑब्टेन सर्विसेज है, आपको एक सिटीजन को अधिकार प्राप्त है वो सेवा प्राप्त करने का। सेक्शन 5 के अंतर्गत बताया जाएगा आपको वो सेवा दी जाएगी। तो 4 के अंतर्गत आपको राइट की बात की गई कि आपको अधिकार है, 5 में आपको सेवा दी जाएगी। अगर नहीं दी जाती है तो सेक्शन 6 के अंतर्गत आप अपील कर सकते हैं। अपील करेंगे तो अगर वो गलत पाया गया तो उस व्यक्ति के खिलाफ पेनाल्टी लगेगी, उसके अंतर्गत उसको दंड दिया जाएगा। और अगर पेनाल्टी के बारे में वो अपील करता है कि मुझे गलत पेनाल्टी लग गई तो उसको दोबारा रिवीजन किया जा सकता है। तो आपको 4, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 धाराएं आपको याद रखनी है। और 10 के अंतर्गत गवर्नमेंट को ये राइट है कि वो कुछ भी अमेंडमेंट करना चाहती है तो वो कर लेते हैं। तो आपको सिंपल भाषा में हमको सारे सेक्शन और उसके प्रोविजन के बारे में बात करें हम
ठीक है ना, कि क्या क्या प्रोविजंस किस किस सेक्शन में किए गए हैं, तो उसको आसानी समझ सकते हैं हम। सेक्शन 3 के अंतर्गत क्या बात की गई है कि कौन कौन सी सर्विसेज या सेवाएं दी जाएंगी और वो टाइम लिमिट क्या होगी जिसमें वो सेवाएं देनी पड़ेगी। सेक्शन 4 में दिया गया है राइट टू ऑब्टेन सर्विसेज, मतलब आपको अधिकार है वो सेवा प्राप्त करने का एक निश्चित समय के अंतर्गत। सेक्शन 5 के अंतर्गत कहा गया है कि वो जो भी ऑफिसर सरकार नियुक्त करेगी वो सेवाएं प्रदान करेगा, वो सेवाएं देगा। तो धारा 4 के अंतर्गत सेवाओं की मांग करेंगे और 5 के अंतर्गत आपको सेवाएं दी जाएंगी, जो भी ऑफिसर अपॉइंटमेंट किया गया है वो सेवा देने के लिए। धारा 6 के अंतर्गत क्या बात की गई है, अगर वो सेवा उस टाइम फ्रेम के अंतर्गत नहीं दिया जाता है तो उसको पेनाल्टी लग जाएगी या उसको क्या हो जाएगा, शास्ति लग जाएगी, ठीक है। धारा 7 के अंतर्गत बात क्या की गई है, अगर सॉरी मिस्टेक हो गया, धारा 6 के अंदर क्या बताया मैंने आपको, पेनाल्टी बताया था, ठीक है ना। तो पहले पेनाल्टी लगेगी, ठीक है ना। तो सेक्शन 5 में मैं क्या बताया कि आपको अधिकार है कि आप वो सेवा प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद जो है धारा 6 के अंतर्गत सेवा नहीं मिलती है तो आप क्या करेंगे, अपील करेंगे। आप अपील क्या प्रोसेस अभी मैं बताऊंगा आपको। धारा 7 के अंदर क्या बात की गई है, पेनाल्टी की बात की गई है कि अगर आप अपील करते हैं और वो सही पाई जाती है तो वो व्यक्ति के खिलाफ पेनाल्टी दी जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद जो है धारा 10 आपको अच्छे से याद रखनी है। 10 में कहा गया है कि राज्य सरकार को जो है नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है, कि अगर वो कुछ नियम परिवर्तन करना चाहती है या फिर इसमें अमेंडमेंट करना चाहती है, इसमें कुछ सुधार या संशोधन करना चाहती है, तो इस धारा के अंतर्गत जो है सरकार को प्रोविजन दिए गए हैं। यहाँ पर धारा 8 भी आती है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई सरकार को लगता है किसी व्यक्ति के खिलाफ अपील करके पेनाल्टी लगा दी गई लेकिन वो बाद में चाहता है कि सरकार एक बार फिर से विचार करे, तो धारा 8 के अंतर्गत रिवीजन की बात की गई है। इन सेक्शंस को याद रखेंगे और आंसर लिखेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। धारा 3 के अंतर्गत बात की गई है कि वो सर्विसेज क्या होंगी और किस टाइम में वो सर्विसेज दी जाएंगी। धारा 4 के अंतर्गत बात की गई है कि आपको अधिकार है कि कौन कौन सी सेवाएं आप एक निश्चित समय के अंतर्गत ले सकते हैं। तो धारा 4 के अंतर्गत आप सेवाओं की डिमांड करेंगे, धारा 5 के अंतर्गत आपको सेवाएं दे दी जाएंगी और वो व्यक्ति को अपॉइंटमेंट की बात की गई है जो सेवाएं देगा। अगर धारा आपको सेवाएं नहीं मिलती हैं और धारा 6 के अंतर्गत सेक्शन 6 के अंतर्गत आप अपील कर सकते हैं। धारा 7 के अंतर्गत उनके खिलाफ पेनाल्टी लग जाएगी अगर वो गलत पाए जाते हैं, और पेनाल्टी को आप पुनः रिवाइज करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि सही हुआ है कि नहीं, तो ऑफिसर उसके लिए अपॉइंट किया गया है तो धारा 8 के अंतर्गत रिवीजन किया जाएगा और धारा 10 के अंतर्गत राज्य सरकार को उसमें कुछ भी परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है। अधिनियम की विशेषताएं क्या है, तो देखो मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने अधिसूचित सेवाओं को समय सीमा में नागरिकों को प्रदान करने की कानूनी गारंटी दी गई है। और आपसे पूछे कि कानूनी गारंटी किस अधिनियम के अंतर्गत दी गई है, तो मध्य प्रदेश जो है लोक सेवा को प्रदान करने की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत बात की गई है। तो यहाँ पे लीगल गारंटी की बात की गई है टू ऑल द सर्विसेज टू द सिटीजन्स इन अ स्पेसिफिक टाइम लिमिट। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर देखो सेवा प्राप्त करने की गारंटी दी गई है, मतलब ये एक कानूनी अधिकार मिल गया है लोगों को कि वो सेवाओं को एक निश्चित समय में प्राप्त करने हैं। तो ये नागरिकों के अधिकार की बात की गई है। तो सेवा प्राप्त करने की गारंटी, नागरिकों को अधिकार दिया गया है कि वो एक सेवाओं को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर एक निश्चित समय सीमा बताई गई है हर सर्विसेज के लिए, हर मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट के लिए बात पहले ही स्पेसिफाई कर दिया गया है। तो राइट टू रिसीव सर्विसेज आपको अच्छे से याद रखना, ये हम बात कर चुके हैं सेक्शन 4 के अंतर्गत बात की गई थी, ठीक है ना, सेक्शन 4 के अंतर्गत। इससे क्या होगा कि नागरिक प्रशासन में नागरिकों की सीधी भागीदारी हो गई, उनके अधिकारों का संरक्षण का भूतपूर्व प्रयास किसने किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने किया है। यहाँ से सिटीजन का सीधे पार्टिसिपेशन हो गया है। आप इनकी वेबसाइट जाकर देखेंगे, अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि इन्होंने लोगों से लगातार फीडबैक लेते रहते हैं और प्रशासन जो अधिकारी हैं अगर जो इन सर्विसेज को टाइम टू टाइम डिलीवर कर रहे हैं उनको रैंक दी जाती है, उनको नाम बताया जाता है कि ये सबसे अच्छी सर्विसेज देने वाले ये XYZ SDM है, XYZ तहसीलदार हैं जो सबसे सही समय में सर्विसेज प्रोवाइड की। इसलिए एक कॉम्पिटिटिव भावना के हिसाब से लोगों को भी जागरूक बनाता है और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करता है कि लोगों को ये अधिकार अब मिल गया है, उनको अब जानकारी मिल गई है कि मुझे ये सर्विसेज कितने दिनों में मिल जाएगी। तो एक प्रकार से करप्शन को हैंडल करने का भी अच्छा तरीका है, क्योंकि यहाँ पर उन ब्यूरोक्रेट्स की अब ये अकाउंटेबिलिटी है, जिम्मेदारी और मजबूरी भी है कि निश्चित समय सीमा के अंतर्गत उनको वो जानकारी या सेवा देनी पड़ेगी। अब उनकी मनमर्जी नहीं चलेगी कि वो अपने मनमर्जी से बोलें कि 1 हफ्ते बाद आने या 10 दिन बाद आने या 15 दिन बाद आना। तो इसका लाभ क्या है, जो लाल फीताशाही जिसको कहा जाता है रेड टेपिज्म, मतलब प्रशासन पर ब्यूरोक्रेटिक नियंत्रण अब क्या हो जाएगा,
एक कम हो जाएगा और एक सशक्त माध्यम बनेगा कि लोगों को अधिकार प्राप्त होगा कि वो जो है कंट्रोल कर सके रेड टेपिज्म को, कि बाबू चाय पीने गए हैं, पान खाने गए हैं, सुन नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर जो है सीधे सीधे जो है कि बताया गया है कि आपको क्या फाइन या पेनाल्टी लगा दी जाएगी। तो जब ये अधिनियम शुरू किया गया था उसके 9 डिपार्टमेंट को ऐड किया गया था और लगभग 26 सेवाएं उसके अंतर्गत दी जा रही थी। तो अब बढ़कर लगभग 45 डिपार्टमेंट जो हैं राज्य के इसके अंतर्गत कवर होते हैं और लगभग 448 सर्विसेज आज जो है इस अधिनियम के दायरे में लाई गई हैं, जो दिखाता है कि सरकार का कमिटमेंट क्या है। वो लगातार चाहती है कि आम आदमी को इसके लाभ मिलते रहें। और इन 448 सेवाओं में लगभग 263 ऐसी सर्विसेज हैं जिनके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन माध्यम से ही आप जो है सीधे उनका जो सेवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आपको किसी भी प्रकार के लिए मान लो सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, इनकम सर्टिफिकेट के लिए, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए या स्कूल में एडमिशन के लिए, तो ऐसी बहुत सारी सेवाएं MP ऑनलाइन या फिर इसके जो सेवा केंद्र हैं उनके द्वारा वो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि नागरिकों को बेहतर और सरलतापूर्वक सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक विकासखंड और नगरीय क्षेत्र में 412 लोक सेवा केंद्रों की स्थापना की गई है और उनका सफलतापूर्वक संचालन इस अधिनियम के माध्यम से ही किया जा रहा है। 412 पब्लिक सर्विसेज सेंटर बनाए गए हैं लगभग हर विकास खंड स्तर पर, हर ब्लॉक लेवल पर। तो वहाँ ब्लॉक लेवल पर जाके भी आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन आप उनकी सेवाओं को एक्सेस कर सकते हैं। और वहाँ अधिकारियों के लिए 12,000 जो अधिकारी हैं उनके डिजिटल सिग्नेचर बनवाए गए हैं कि ऑनलाइन मान लो व्हाट्सएप पर उनको आपका कास्ट सर्टिफिकेट भेजना है या इनकम सर्टिफिकेट भेजना है तो डिजिटल सिग्नेचर अटैच कर दिए जाते हैं, जिससे उस डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी मालूम चलती है। डिजिटल सिग्नेचर को मैंने जो अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 उसमें डिटेल में समझाया हुआ है। आपने अगर वो नहीं देखा है और आपको कंफ्यूजन है तो वो आप आगे जाके देख सकते हैं। तो ये आप अच्छे से याद रखना कि आज लगभग 263 सर्विसेज ऑनलाइन MP गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। ठीक है ना, ऑनलाइन, और 448 टोटल सेवाएं हैं जो लोक गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आज दी जा रही हैं। और इस इनिशिएटिव को और इस एक्ट को देखो कि यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विसेज अवार्ड दिया गया था 2012 में मध्य प्रदेश सरकार के लिए, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विसेज अवार्ड 2012 में मध्य प्रदेश को दिया गया था। और ये जो पब्लिक लोक सेवा प्रबंधन विभाग बनाया गया था 2018 में, इस विभाग को जो है जेम्स ऑफ डिजिटल अवार्ड प्रोवाइड किया गया था। अभी मैं आपको बताता हूं कि विभाग क्या है और इसका प्रशासन कैसे होता है। अभी आप बेसिक समझ लो। 25 सितंबर को हम लोक सेवा दिवस भी मनाते हैं। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन है जो आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं, सबसे ऊपर देखो क्या है, हमको पता है कि मध्य प्रदेश शासन है। इस शासन के अंतर्गत इस अधिनियम को लागू करने के बाद से जो है एक लोक सेवा प्रबंधन विभाग बनाया गया था। ठीक है ना। और लोक सेवा प्रबंधन विभाग का मतलब ये होगा कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस मैनेजमेंट ये डिपार्टमेंट बनाया गया था। ये वर्तमान में जो है शिवराज सिंह चौहान के पास ही है। इसके बाद इसके अंतर्गत देखो एक स्टेट पब्लिक सर्विस एजेंसी की स्थापना की गई थी। ठीक है ना। इस अधिनियम की 2 ब्रांचेस होती हैं, 2 काउंसिल्स होती हैं। पहला काउंसिल को बोलते हैं हम जनरल काउंसिल और दूसरी होती है जिसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी, कार्यकारिणी समिति। इनकी मीटिंग होती है और लगातार लोक सेवाएं प्रदान करने के लिए क्या परिवर्तन करने चाहिए, क्या अमेंडमेंट और सुधार करना चाहिए, उस पर चर्चा की जाती है। जो जनरल काउंसिल होती है इसका जो अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री होते हैं और बाकी सभी मंत्रालयों के जो मंत्री होते हैं वो भी इस काउंसिल के मेंबर्स होते हैं। जबकि जो कार्यकारिणी समिति एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है तो इस जो विभाग है इसके जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है ना। तो इसको आप एक विभाग या मंत्रालय के रूप में ही देखें। इसके एक मंत्री भी होते हैं, वर्तमान में जो है मुख्यमंत्री के पास ही है ये विभाग। ठीक है ना। तो ये जो मीटिंग करते हैं तो इसमें सारे मंत्री भी होंगे साथ में, तो इससे आपस में चर्चा करेंगे कि अपने अपने मंत्रालयों में सेवाओं को कैसे हम आसानी से नागरिकों को सही समय में प्रोवाइड कर सकें। तो ये जो है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है। यहाँ मैंने क्या बताया आपको, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर प्रशासनिक ढांचा है जिसके अंतर्गत प्रशासनिक सेवाएं दी जा रही हैं। अब बात करते हैं हम अपील के बारे में, जो हमने अभी बात की थी कि सेक्शन 6 के अंतर्गत ये अपील के अधिकार होते हैं। तो अपील कैसे की जाती है, सपोज ये आप हो और आप सर्विसेज लेने के लिए जाते हो किसी डिपार्टमेंट में और आपको सर्विसेज सेक्शन 6 के अंतर्गत आपको अधिकार है कि आपको सर्विसेज एक टाइम फ्रेम के अंतर्गत मिलनी चाहिए थी। ठीक है ना। अब आप सर्विसेज प्राप्त करने के लिए जाते हो, सबसे पहले आप जो व्यक्ति से सर्विस लेने गए थे उससे बात करोगे तो वो क्या करेगा उस सर्विसेज के लिए, या तो आपके आवेदन को नामंजूर कर देगा या सेवा में
विलंब होगा या फिर आपको वो सेवा प्राप्त हो जाएगी। अब सेवा प्राप्त हो गई है तो फिर क्यों अपील होगी, फिर तो अपील होगी ही नहीं। इसलिए यहां मान के चल रहे हैं कि आपको सेवा नहीं मिली है। तो पहले सबसे पहले जो आप अपील करोगे, और अपील करने का अधिकार सेक्शन 6 के अंतर्गत बात की गई है, अपील कब करेगा आदमी, या तो उसके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया होगा, या फिर जिस टाइम फ्रेम में बताया गया है कि ये 7 दिन में मान लो कि वो सेवा मिलनी चाहिए थी, आपको 7 दिन में नहीं मिली है। तो ये दो कंडीशन यदि होती हैं तो आप पहली अपील करोगे किसको, डेजिग्नेटेड ऑफिसर को, जो मध्य प्रदेश सरकार ने डेजिग्नेट किया हुआ है, जिसको हिंदी में कहेंगे पदाभेद अधिकारी। ठीक है ना। सबसे पहले आप किसको अपील करोगे, पदाभेद डेजिग्नेटेड ऑफिसर को। बात समझ में आई इतनी। दूसरा, अगर ये इस व्यक्ति ने क्या कर दिया, या तो आपका आवेदन नामंजूर कर दिया या सेवा में डिले कर दिया, तो फिर यदि इसके द्वारा भी आपको सेवा नहीं मिलती है तो फिर आप किसके पास जाओगे, आप तो 30 दिन के अंतर्गत आपको अपील करनी पड़ेगी फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर के पास। इसको कहते हैं प्रथम अपीलीय अधिकारी या फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर के पास जाओगे 30 दिन के अंतर्गत, अगर आपको वो सेवा नहीं मिलती है तो। अब ये प्रथम अपीलीय अधिकारी क्या करेगा, ये दो काम करेगा। सबसे पहले ये देखेगा कि इसने नामंजूर क्यों किया था। अगर इसको लगता है कि ये वैलिड कारण से नामंजूर किया था तो ये भी क्या कर देगा, नामंजूर कर देगा। और अगर इसको लगता है कि इसने गलत किया है, किसने, डेजिग्नेटेड ऑफिसर ने, तो ये आदेश दे देगा कि उसको XYZ सेवा दे देनी चाहिए थी जो तुमने नहीं दी है। ये दो काम किए जाएंगे। बात समझ में आई आपको। सबसे पहले क्या, अगर उसको लगेगा कि ये सही नामंजूर किया था डेजिग्नेटेड ऑफिसर ने, तो ये भी नामंजूर कर देगा। उसे लगता है गलत किया था तो फिर ये क्या करेगा, सेवा देने का आदेश दे देगा कि ऑर्डर ऑफ सर्विसेज दिया जाएगा कि आपको सेवा दी जानी चाहिए। सपोज इसने भी रिजेक्ट कर दिया आपकी एप्लीकेशन को, ठीक है ना, तो अब आपके पास क्या अधिकार है, तो अब आपके पास अधिकार है कि अब 60 दिन के अंतर्गत अब आप अपील करोगे किसको, द्वितीय अपीली अधिकारी को, जिसको कहते हैं सेकंड अपीलेट अथॉरिटी। ठीक है ना। तो हर डिपार्टमेंट में ये कौन कौन व्यक्ति होते हैं ये पहले से बता दिया जाता है। ठीक है ना। तो अब आप जाओगे द्वितीय अपीली अधिकारी को, तो द्वितीय अधिकारी क्या करेगा, अगर इसे लगता है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी या फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर ने सही कारण से आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है, तो ये भी क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। अगर इसे लगता है कि सही कारण नहीं है और इनको सेवा दे देनी चाहिए, तो ये ऑर्डर कर देगा कि ऑर्डर फॉर सर्विसेज, समझ आए आपको, तो ये ऑर्डर कर देगा किसको, डेजिग्नेटेड ऑफिसर को, कि भैया इनको सेवाएं दो, आपने गलत किया है। और अगर इसे लगता है कि इन्होंने जानबूझ कर गलती की है, तो इसको अधिकार है सेक्शन 7 के अंतर्गत, हमने अभी बात की थी, पेनल्टी लगाने की या शास्ति अध्यारोपित करने की। बात समझ में आई आपको। तो ये जो है सीक्वेंस फॉलो होगा हमेशा, ये सीक्वेंस हमेशा फॉलो होता रहेगा। एक व्यक्ति है, उसको सेक्शन 6 के अंतर्गत अपील करने का अधिकार है। पहले अपील करेगा ये डेजिग्नेटेड ऑफिसर को। अगर डेजिग्नेटेड ऑफिसर उसकी सेवा को रिजेक्ट कर देता है या सेवा टाइम पे नहीं देता है, तो उसको फिर वो अपील करेगा फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर को। 30 दिन के अंतर्गत उसको ये राइट है कि वो फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर के पास जा सकता है। और अगर इस डेट से ज़्यादा टाइम हो जाता है और उसके पास सॉलिड रीजन है कि उसने 30 दिन के अंतर्गत अपीलेट क्यों नहीं किया है, तो भी वो अप्लाई कर सकता है। अगर फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर भी उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है या फिर ऑर्डर ऑफ सर्विसेज देने के लिए कहेगा, अगर ऑर्डर देता है और सेवा मिल जाती है तो बात यहीं पे खत्म हो जाएगी। अगर ये रिजेक्ट कर देता है तो फिर उसके पास अधिकार है कि वो 60 दिन के अंतर्गत जाएगा सेकंड अपीलेट अथॉरिटी के पास, और सेकंड अपीलेट अथॉरिटी के 3 काम करेगी, या तो रिजेक्ट कर देगी सही कारण होगा तो, ठीक है ना, और दूसरा या तो ऑर्डर दे देगी सेवा देने का, या फिर तीसरा काम क्या करेगी, इसको पेनाल्टी लगाने का भी अधिकार दिया गया है जो सेक्शन 7 के अंतर्गत बात की गई है। अब हम बात करेंगे उस सेक्शन 7 की, जिसके अंतर्गत क्या क्या पेनाल्टी लगाई जाती हैं। तो देखो, अथॉरिटी कौन है, अथॉरिटी किसको दी गई पेनाल्टी लगाने की, सेकंड अपीलेट अथॉरिटी को ही अधिकार दिए गए हैं कि वो पेनाल्टी लगा सकती है और कोई नहीं लगा सकता है। ठीक है ना। तो अब तो यहाँ अथॉरिटी कौन है, सेकंड अपीलेट अथॉरिटी। इनकैपेसिटी ऑफ मतलब गलती किसकी है, तो यहाँ अगर मान लो गलती है डेजिग्नेटेड ऑफिसर की, मतलब पहले अधिकारी की, तो इसको अब दो गलतियां की जाएंगी, या तो उसने सर्विसेज दी ही नहीं या फिर उसने देरी से दी, या तो सर्विस दी ही नहीं या फिर देरी से दी। अगर सर्विसेज नहीं दी तो इसको अधिकार है कि ये 500 रुपये से लेके 5000 रुपये तक का फाइन लगा सकता है। किस पर, डेजिग्नेटेड या पदावहित अधिकारी पर। बस में क्या पेनल्टी लगा सकता है, अगर सर्विसेज नहीं दी है तो 500 रुपये से लेके 5000 तक की एक मुश्त राशि, लमसम अमाउंट
का फाइन लगा सकता है किस पर, डेजिग्नेटेड ऑफिसर को। अगर सर्विस देरी से दी है तो इसको अधिकार है कि वो 250 रुपये दिन के हिसाब से 5,000 रुपये तक की पेनल्टी लगा सकता है अगर उसमें देरी हुई है तो। मान लो कि 7 दिन की देरी हुई है तो इसको अधिकार है कि 7 × 250 की पेनल्टी मतलब 1,500 रुपये की पेनल्टी लगा देगा किस पर, डेजिग्नेटेड ऑफिसर पर। ठीक है ना, तो यहाँ गलती किसकी थी, डेजिग्नेटेड ऑफिसर की। अब दूसरी कंडीशन क्या है, अगर सेकंड अपीलेट अथॉरिटी को लगता है कि गलती किसकी थी, प्रथम अपीलीय अधिकारी की गलती थी, तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन फॉलो होगी। अगर वो फेल हो जाता है सर्विस देने में, मतलब सेवाएं दी ही नहीं, तो ये 500 रुपये से 5,000 तक का फाइन लगाया जाएगा। अगर उसे लगता है कि सेवा देने में देरी की है तो फिर 250 रुपये दिन के हिसाब से 5,000 रुपये तक का फाइन लगा दिया जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या है, अगर द्वितीय अपीलीय अधिकारी को लगता है कि दोनों की गलती है, ठीक है ना, तो दोनों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही भी मतलब डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है, जहां पर इनके खिलाफ जांच होगी कि आपने क्यों किया गया है और इनके खिलाफ इनको जो है अपनी जॉब से कुछ दिनों के लिए कुछ भी सरकार चाहे वो कर सकती है, मतलब डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जाएगा। तो सेक्शन 7 में बात की गई है कि पेनल्टी क्या क्या होगी। पेनल्टी लगाने का अधिकार सेकंड अपीलेट अथॉरिटी को ही है और गलती या तो फिर डेजिग्नेटेड ऑफिसर की होगी, मतलब इसको ही केवल राइट है कि वो जो है पेनल्टी लगा सकता है जो सेक्शन 7 में बात की गई है। तो या तो इसके खिलाफ पेनल्टी लगाएगा या फिर इसके खिलाफ पेनल्टी लगाएगा। तो यहाँ पर भी 500 से 5,000 तक का फाइन लगा दिया जा सकता है, इसके खिलाफ भी 500 से 5,000 तक का फाइन लगा सकता है, या फिर अगर देरी की है तो 250 रुपये × डेज, कितने दिन हुए हैं उतने दिन का फाइन लगा सकता है 5,000 रुपये तक का। ठीक है ना। एक और कंडीशन ये हो सकती है कि द्वितीय अपील अधिकारी वो पैसे देने को बोल सकता है। मान लो कि इनके खिलाफ 5,000 रुपये तक का फाइन लगाया है तो सेकंड अपील अधिकारी को अधिकार है कि वो पेनल्टी की राशि सीधे उस नागरिक को भी देने के लिए कह सकता है जिसको वो सेवाएं चाहिए थी और उसको प्राप्त नहीं हुई, अगर उसको लगता है कि इसका कोई नुकसान हुआ है तो। ठीक है, तो ये जो है पूरी प्रोसेस है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। इसको इसी तरीके से आप मैपिंग के रूप में इसको बना लेना, ऐसे ही लिखना, तो आप जो है आसानी से इस पूरी प्रोसेस को आसानी से समझ सकते हो और लिख पाओगे। अब देखो, ये है एक डिपार्टमेंट की एक स्क्रीनशॉट मैंने लिया है, ये ऑफिशियल वेबसाइट से। इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि देखो, लोक स्वास्थ्य और यांत्रिकी विभाग इसने बताया हुआ था कि मान लो कोई अप्लाई करता है कि उसके एरिया का जो हैंडपंप है वो खराब हो गया है, ठीक है ना। तो अगर हैंडपंप में ऊपर की खराबी है, ऊपर के भाग में साधारण खराबी है, तो उसके सुधार के लिए किसी ने अप्लाई किया हुआ है, तो वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर कौन है, उपयंत्री मतलब सब इंजीनियर की जिम्मेदारी है कि वो जो है सेवा प्रदान करने का समय दिया गया 7 दिन, मतलब उपयंत्री की जिम्मेदारी है कि 7 दिन के अंतर्गत वो हैंडपंप का जो ऊपरी भाग खराब है और सुधार के लिए अप्लाई किया गया वो 7 दिन के अंतर्गत ठीक किया जाना चाहिए। जो प्रथम अपीलेट अधिकारी है इस काम में, अगर 7 दिन में नहीं होता है तो व्यक्ति जिसने अप्लाई किया था वो किसके पास जाएगा, फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर के पास। वो है यहाँ पर सहायक मंत्री, मतलब जो इंजीनियर होगा उस क्षेत्र का वो है, और 7 दिन फिर टाइम दिया गया है, ठीक है ना। और अगर ये नहीं होता है तो फिर सेकंड अपीलेट अथॉरिटी बनाया गया है उस क्षेत्र के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, ठीक है ना, जो जिले लेवल का सबसे बड़ा इंजीनियर होगा उसको सेकंड अपीलेट अथॉरिटी बनाया गया है। अगर हैंडपंप के नीचे का हिस्सा कुछ खराब है, जैसे कि असेंबली लाइन या सिलेंडर, मतलब हर चीज स्पेसिफिक बताई हुई है, तो यहाँ डेजिग्नेट ऑफिसर उपयंत्री है, यहाँ 15 दिन का टाइम दिया गया है, यहाँ पर भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो होगा उसको अधिकार है इस प्रोसेस को समझाने का। बात आपको समझ में आई। इस तरीके से हर विभाग की हर सेवा के लिए यही फॉर्मेट में चीजें बताई गई दी जाती हैं। इस अधिनियम के लागू होने के बाद कुछ डिपार्टमेंट ने स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, किसके लिए, लोगों को सेवाएं सही टाइम पे देने के लिए। लोगों को सही टाइम पे सेवाएं देने के लिए सरकार ने इस अधिनियम के बाद कुछ इनिशिएटिव्स लिए, जैसे कि पहला इनिशिएटिव 2014 में लिया, जिसको कहा गया था, हिंदी में भी आप यही लिखना, जाति प्रमाण पत्र प्रदाय, मतलब लोगों को जाति प्रमाण पत्र देने के लिए एक अभियान चलाया गया था। और इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुए थे और लगभग 1.24 करोड़ जो है डिजिटल जो है प्रमाण पत्र जो है जाति प्रमाण पत्र लोगों को दिए गए थे। और अभियान सरकार ने चलाया था लोगों को जागरूकता के लिए कि जाति प्रमाण पत्र के लिए लोगों को यहाँ से वहाँ नहीं भटकना पड़ेगा। दूसरा इनिशिएटिव इसी अधिनियम के अंतर्गत चलाया गया है। आपको पता होना चाहिए कि MP ऑनलाइन के जो पोर्टल चल रहे थे उनको भी इसी के अंतर्गत ला दिया गया है। तो अब आपको किसी को कोई फॉर्म भरना है और सर्विसेज लेनी है तो आप MP ऑनलाइन के पोर्टल पर जाएंगे, वहाँ हर
मिनिस्ट्रीज की या डिपार्टमेंट की लिंक दी होती है, वहाँ आप सीधे अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और कोई भी आपको ग्रीवेंस है तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पेमेंट गेटवे भी बना दिया गया है, पेमेंट भी कर सकते हैं। जो पूरा का पूरा ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल है वो इसी के द्वारा चलाया जा रहा है। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस मैनेजमेंट जो है उसी के द्वारा ही पूरी तरीके से हैंडल किया जा रहा है, और डिस्ट्रिक्ट में जो भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं वो इसी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस मैनेजमेंट मतलब लोक सेवा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत दी जा रही हैं। तीसरा सबसे बड़ा इनिशिएटिव लाया था इन्होंने कि समाधान एक दिन तत्काल प्रदाय सेवा 2018 से इन्होंने शुरू किया गया है। मतलब कुछ 34 ऐसी सेवाएं बताई गई हैं कि एक दिन के अंतर ही वो सेवाएं आपको दी जाएंगी, एक दिन से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा आपको। ये है मतलब जो है इसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी। मतलब सरकारी तंत्र पूरी तरीके से तैयार है कि एक दिन के अंतर्गत अप्लाई करते हो तो उसी के दिन आपको वो जो है सुधार करके आपका जो है काम किया जाएगा, वो सर्विसेज आपको दी जाएंगी। ये 3 इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स वाला पार्ट है। इस अधिनियम का क्वेश्चन आता है तो ये आप उसमें जरूर ऐड करें कि इस अधिनियम के लागू होने के बाद भी सरकार ने क्या लगातार लोगों को इससे जोड़ने के लिए और सिटीजन पार्टिसिपेशन मेंटेन करने के लिए इस प्रकार के जो है इनिशिएटिव चलाए हैं, ताकि लोगों को यहाँ वहाँ ना भटकना पड़े और तुरंत जो है वो सर्विसेज मिल जाएं। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें यहाँ बताता हूँ, जैसे कि ये पोर्टल है इनका ऑफिशियल, ठीक है ना। तो ये लोक सेवा प्रबंधन विभाग आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जो है बहुत सारी सर्विसेज के बारे में उन्होंने बताया हुआ है कि कौन कौन सी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप देखें कि स्थानीय निवास प्रमाण पत्र की बात कर रहे हैं तो ये सर्विसेज आप ले सकते हैं। लोक सेवा जो विभाग है वहाँ से भी ले सकते हैं, MP ऑनलाइन से भी अप्लाई करके ले सकते हैं। आय प्रमाण पत्र करने के लिए आप लोक सेवा विभाग से भी ले सकते हैं और MP ऑनलाइन से भी वही सर्विसेज ले सकते हैं। इस अधिनियम के बाद से MP ऑनलाइन को भी जो है एक अटैच अथॉरिटी बना दिया गया है कि कियोस्क की सारी फैसिलिटीज़ जो हैं यहाँ पर दे देनी चाहिए। और यहाँ पर आप देखें कि ऐसे लोगों के नाम आते रहते हैं जो लगातार सही समय पर सेवाएँ डिलीवर करते हैं। जैसे रैंक 2 मैंने लिखा है कि तहसीलदार ये जो है XYZ, उनके द्वारा सेवाएँ या सेवाओं की बात की गई है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत अपडेटेड काम इस पूरे प्रोसेस में हो रहा है। ये वो सारे विभाग की PDF है और उनकी जो अधिकारी हैं उसकी लिस्ट है, किसी भी क्षेत्र में हो, ठीक है ना। जैसे कि गरीबी रेखा के नीचे एक परिवार को सूची में नाम जोड़ना है तो उसका अनुविभागीय अधिकारी बताया गया, 30 दिन का टाइम है। यहाँ कलेक्टर को अधिकार है, यहाँ संभायुक्त को अधिकार है, ठीक है ना। तो ये डेजिग्नेटेड ऑफिसर है, ये फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर है, ये सेकंड अपीलेट अथॉरिटी की बात की जा रही है। तो इस PDF में आप देखें तो हर विभाग की हर सेवा के बारे में बताया गया है। इसके अलावा जो लोग ने गलती की है उनके नाम भी साफ साफ लिखे गए हैं। जैसे लिखो कि जिला अनूपपुर समय सीमा में सेवा न देने पर थाना प्रभारी श्री के त्रिपाठी पर 3250 रुपए का दंड अध्यारोपित किया गया है। मतलब लगातार इस अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई हो रही है। लोगों से ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वो लगातार जो है सेवाएं लोगों को देते रहें। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसके प्रॉपर नोट्स बनाएंगे आप तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये MP GK का भी पार्ट है और MP गवर्नमेंट देश में कैसा काम कर रही है और प्रशासनिक ऐसे स्टेप्स बहुत कम ही होते हैं जो पूरे देश में यूनिक होते हैं। तो MP गवर्नमेंट का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो आप इसको अच्छे से आंसर लिखें और प्रैक्टिस करेंगे तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और मुझे लगता है कि हेल्पफुल रहा होगा। कमेंट करके आपका फीडबैक देना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, वीडियो दूसरों के साथ शेयर करें। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।